नमस्कार। वायर की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ प्रोफेसर अनीता रामपाल हैं और अनीता अ, शिक्षाविद हैं। लंबे वक्त तक हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापन का कार्य किया है। इसके अलावा पूरे भारत में शिक्षा के जो अनेक प्रकार के प्रयोग हुए हैं, विशेषकर जिसे होशंगाबाद प्रयोग के नाम से जानते हैं, एकलव्य के नाम से जानते हैं, भारत ज्ञान विज्ञान समिति के नाम से जानते हैं, इन सब लोकप्रिय विज्ञान आंदोलन या पॉपुलर साइंस मूवमेंट, अनीता इन सब से जुड़ी रही हैं। अनीता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका स्कूली पाठ्यचर्या 2005 रही है। मूलतः यह कह सकते हैं कि उनकी विशेषज्ञता विज्ञान की, गणित की है, लेकिन शिक्षा को समग्र दृष्टि से देखने वालों में अग्रणी है। आज हमारी बातचीत का जो विषय है वह है देशभक्ति पाठ्यक्रम, और यह देशभक्ति पाठ्यक्रम या देशभक्ति पाठ्यचर्या दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार लागू करना चाहती है। इसको लेकर बहस पिछले कुछ वक्त से चल रही है और अभी इसकी पृष्ठभूमि यह है कि दिल्ली सरकार ने अपना जो बजट घोषित किया है, उस बजट को उन्होंने देशभक्ति बजट कहा है। देशभक्ति बजट है। वे सिर्फ इस नहीं कर रहे हैं, आजादी के 75 साल पूरे होने की बात कर रहे हैं, और 75 साल वे 2047 की बात कर रहे हैं, यानी आजादी के 100 साल पूरे होने की बात कर रहे हैं। और वे ये कह रहे हैं कि ये पूरा बजट यह करने की कोशिश करेगा कि दिल्ली वासियों में देशभक्ति की भावना जागृत हो। तो हम इसी पर बात करना चाहते हैं। अनीता, बजट के इस नामकरण पर आपका क्या कहना है? देशभक्ति बजट। थोड़ी सी हैरानी हुई, पर इतनी नहीं भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो शब्द है देशभक्ति, इस तरह का जुमला पिछले 1-2 साल में कई बार आता है। कभी इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शन से पहले, कभी कश्मीर के आर्टिकल 370 के मसले के बाद। तो इसलिए लगता है कि इसको दिल्ली सरकार ने अपने किसी आंकड़े के साथ जोड़ा हुआ है, और वो चाहते हैं जब इस पे बात थोड़ी आगे एक छोड़ने के लिए, तो ये बात सामने आ जाती है। थोड़ी सी हैरानगी भी होती है, क्योंकि इस बार जो इन्होंने देशभक्ति का जो पाठ्यचर्या, देशभक्ति का कार्यक्रम जो कहा है, उसको जोड़ा है अपने एक नए दिल्ली स्टेट बोर्ड, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, कि हम एक नया बोर्ड गठित कर रहे हैं, जिसकी बात भी पिछले साल हुई थी, पर अब इसको और प्रमुख रूप से कहा गया है कि इस बोर्ड का जो प्रथम मुद्दा है, जो प्रथम उद्देश्य है, वो ये है कि कट्टर देशभक्त को पैदा करना, स्टूडेंट्स को कट्टर देशभक्त बनाना। तो ये जो दोनों शब्द एक साथ आते हैं, कट्टर और देशभक्त, और इसको बच्चों के साथ जोड़ा जाता है, शिक्षा के साथ जोड़ा जाता है, तो वास्तव में बहुत चिंता होती है। क्योंकि हम जब अपनी पॉलिसीज को पढ़ते हैं पिछले 70 साल से, जब देश बना ही था, जब एक स्वतंत्र देश क्या हो, किस तरह से हो, और क्या समझ हो, आज़ादी की क्या समझ हो, और इसको कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए, तो तब भी हमारी पॉलिसीज कहती थी कि देश प्रेम की बात करें और देशभक्ति की जरूरत नहीं है, और खासकर ऐसे जुमलों की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे राष्ट्रीय नेशनलिस्ट जिंगोइज्म से हम बचें, इसको इस तरह से इसको इस तरह से डिजेनरेट ना होने दें, ऐसा कहा था पॉलिसी ने। तो हमें इसलिए चिंता होती है कि अब एकदम हम चाहे 100 साल की बात करें या हम कहें कि एक हमें नया बोर्ड बनाना है, हम जरूर इसको कट्टरता से और देशभक्ति से क्यों जोड़ देते हैं? हाँ, ये इसलिए बहुत फिक्र की बात है
कि जैसा आपने कहा कि कट्टर देशभक्त का निर्माण, लेकिन मैं वे वक्तव्य पढ़ रहा था तो वक्तव्य मुख्यमंत्री ने और स्वयं वित्त मंत्री इस बजट को पेश करते हुए और इस बजट की वकालत करते हुए दिए। उसमें यह कहा गया है कि कुछ रकम खासकर अलग की जाएगी। दिल्ली में 500 जगहों पर बड़े बड़े तिरंगों को लगाने में, और कहा यह गया है कि कनॉट प्लेस में इतना बड़ा तिरंगा लगाया जाएगा और उसी तरह दिल्ली में 500 जगहों, जिन तिरंगों को 2 किलोमीटर दूर से या तकरीबन उसी दूरी से लोग देख सकें और उससे देशभक्ति की तरंगे उनके अंदर उठ सकें, तो उनमें प्रेरणा आएगी, देशभक्ति की प्रेरणा आएगी और वे देशभक्त बन सकेंगे। और यह सब इसलिए कि अभी 75 साल होने वाले हैं, 100 साल होगा, तो देश को बहुत जरूरत है देशभक्त लोगों की। ये इसलिए जरा अचानक है भारत के लोगों के लिए कि यह सरकार यह समझ रही है कि वह देशभक्ति पैदा करेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस देश में जो लोग हैं, जिन्होंने इतने साल लगाए, जो अलग किस्म का काम कर रहे हैं, वो चाहे अध्यापक का काम, पिछले महामारी के दौरान हमने देखा सफाई करने वाले, जो अस्पतालों में काम करने वाले लोग हैं, वे सब जो अपना काम लगन के साथ कर रहे थे। ये सरकार कह रही है कि अभी भी देशभक्ति जगाने की जरूरत है, यानी लोग पर्याप्त रूप से देशभक्त नहीं है। इसमें जो दिक्कत है, और उसकी तरफ आपने इशारा किया और उसको 1 मिनट में खोलना जरूरी है, वह यह कि 2 शब्द हैं। एक शब्द है देश प्रेम और दूसरा शब्द है देशभक्ति। क्योंकि हम अंग्रेजी से बात करते हैं, फर्क करते हैं। देश प्रेम, देशभक्ति और राष्ट्रवाद, इन तीनों में हम फर्क करते हैं। पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म, इसमें हम फर्क करते हैं। कई लोगों का कहना है कि पैट्रियोटिज्म एक बेहतर चीज है नेशनलिज्म से, क्योंकि नेशनलिज्म सेक्टेरियन है। पैट्रियोटिज्म, या जिसको आपने कहा देश प्रेम, वह दरअसल अपनी जमीन, अपनी मिट्टी, अपनी आबो हवा से मोहब्बत। शमशुर रहमान फारूकी साहब का इंतकाल दिल्ली में हो गया था, लेकिन इलाहाबाद उनको ले जाया गया क्योंकि अपने वतन की मिट्टी में मिलना था। मैं बहुत सारे अपने दोस्तों को जानता हूँ, शाहिद अनवर हमारे दोस्त दिल्ली में गुजरे, लेकिन उन्हें बिहार ले जाया गया क्योंकि उनकी मिट्टी वहीं थी। तो अपने देश से मोहब्बत एक अलग चीज है, लेकिन देशभक्ति एक बहुत ही चिंताजनक शब्द है जो बार बार अब इस्तेमाल किया जा रहा है, और ऐसा लगता है कि देशभक्ति की प्रतियोगिता चल रही है। जो केंद्र में शासक दल है, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो जैसे सबको चुनौती दे रहा है और सारे दल अब उस प्रतियोगिता में शामिल हो गए हैं और वे साबित करना चाहते हैं कि मैं अगर आपसे ज्यादा नहीं तो आपसे कम देशभक्त भी नहीं। और अनीता, आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय सरकार है, उसके शिक्षा मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया था और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी। वह निर्देश ये था कि विश्वविद्यालयों में केंद्रीय स्थलों पर एक खास ऊंचाई खंभा लगाया जाएगा और उस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। यह आपको शायद याद होगा, अभी पहले किया गया, ताकि वह विश्वविद्यालय में दूर से ही दिखलाई पड़े और तरंगे उठ सके लोगों में देशभक्ति की। उसी तरह एक वॉल ऑफ वेलर या वीरता दीवार बनाने की बात की गई थी, जिसमें महावीर चक्र विजेता, परमवीर चक्र विजेता, इन सब की तस्वीरें लगाई जाएंगी, जिनसे फिर विश्वविद्यालय के लोग जब उस दीवार से गुजरेंगे तो उनमें देशभक्ति की भावना पैदा होगी। तो एक तो यह जो आपने अपने एक लेख में लिखा भी है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ ही था, उसके बाद जो पहला शिक्षा आयोग बना, वो संभवतः मुदलियार साहब के अध्यक्ष, जो दूसरा पहला राधाकृष्णन का था, पहला राधाकृष्णन मुदलियार साहब के अध्यक्षता में था। तो उन्होंने इस चीज की तरफ इशारा किया था
कि यह बहुत स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं होगी। तो आप कुछ ये बता पाएंगे कि शिक्षा का मकसद क्या है और क्यों देशभक्ति करिकुलम, देशभक्ति पाठ्यचर्या या देशभक्ति बजट एक बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड है? दरअसल शिक्षा में अगर हम ये भी देखें कि आम इंसान, और हम जानते हैं कि जिनके बच्चे स्कूल तक नहीं भी पहुंचते, हमने जब कई साल पहले एक प्रोब रिपोर्ट की थी और कई जिलों में जाके उत्तर भारत में हमने लोगों से पूछा था कि वो स्कूल नहीं भेज पा रहे बच्चों को, क्या चाहते हैं, तो आम इंसान भी बहुत सुंदर से कहते हैं कि हम चाहते हैं अच्छे इंसान बने हमारे बच्चे। तो एक ये इंसान क्या, अच्छा इंसान या अच्छी इंसान क्या, कौन है, इसकी समझ क्या है, और दूसरी तरफ से हम अपने संविधान को देखते हैं, क्योंकि हमें जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं और हम कोई भी पाठ्यचर्या बनाना चाहें, पाठ्य पुस्तक बनाना चाहें, तो हम तुरंत देखते हैं कि संविधान ने क्या एक लक्ष्य रखा है हमारे सामने, क्या विजन रखा है शिक्षा के लिए, और वो कैसी शिक्षा है जो चाहते हैं कि वो समता की शिक्षा हो, वो शिक्षा जो हम सबको, जो जिनको नहीं भी मौका मिला है, हमने बहुत सारी विषमताएं हैं या बहुत सारे भेद हैं, बहुत सारी अलग अलग डाइवर्सिटीज हैं, डिफरेंसेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, कैसे शिक्षा इनको हम बच्चों को एक साथ लाके मौका दे सके कि हम एक दूसरे को समझ भी सके। क्योंकि जैसे अंबेडकर ने कहा कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, और शिक्षा जो राइट टू एजुकेशन है, जो उसकी बात भी शुरू हुई थी, वो इससे शुरू हुई थी कि हर एक को वोट तो मिलेगा ही, चाहे वो शिक्षित है या नहीं है, चाहे उसके पास जमीन है या नहीं है, वोट मिलेगा। और लोकतंत्र तब बनेगा जब हम एक दूसरे को समझेंगे, और वो उसका जो स्थल होगा वो एक स्कूल होगा, जब हम एक दूसरे के साथ पढ़ेंगे और एक दूसरे की जिंदगी को समझेंगे। तो इसलिए हमारे लिए हमेशा वो सामने होता है कि वो किस तरह की शिक्षा हो, और उसमें एक दूसरे को समझने की क्या संवेदना हो, कैसे वो संवेदना आए। और हमें लगता है कि इसलिए मैंने मुदलियार कमीशन से ये पढ़ा था कि उन्होंने बहुत सुंदर जो ये सामने रखा था कि उन्होंने कहा था कि बहुत जरूरी है, अगर हमें देश प्रेम को भी सामने रखना है, ये समझना कि स्टूडेंट्स शुड लर्न द ग्रेट ट्रूथ, कि हमें अपने देश की बहुत अच्छाइयों को तो समझना है ही, पर इसका एक जरूरी बात यह है कि हमें ये भी समझना है कि देश ने कहाँ कहाँ सही नहीं किया है, कहाँ कहाँ अभी भी विषमताएं हैं, क्यों वो विषमताएं हैं, कहाँ हमने सही कदम नहीं उठाए, कि और जो भी एक कुछ खामियां हैं उनको समझकर उनको दूर करने में भी हम आगे बढ़ सकें, हमें उस तरह की क्षमता पैदा हो, वो भी हमारे लिए जरूरी है अगर हम देश प्रेम को अपना एक लक्ष्य बनाते हैं। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया भर में बहुत, अब पिछले 70 साल में बहुत चिंतन मनन हुआ है, बहुत डिबेट्स हुई हैं कि पेट्रियोटिज्म और एजुकेशन का क्या संबंध है और होना भी चाहिए या नहीं, और कई देशों ने अपने अपने अलग अलग तरह के पाठ्यक्रम बनाए हैं। पर जो भी रिसर्च सामने आती है वो ये कहती है कि हम इसको ये समझ के अगर पेश भी करें कि ये एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, स्कूल में भी रखते हैं, तो इस तरह पेश करें टीचर्स भी और स्टूडेंट्स के सामने कि इसके लिए कोई सही एकदम उत्तर सामने नहीं आता कि भाई हाँ देशभक्ति क्या चीज है या देश प्रेम क्या चीज है, कैसे उसको जगाया जाए, पर हम अपनी क्या जिम्मेदारी समझें और एक देश क्या है उसकी एक उसका एक साझा लक्ष्य क्या है उसको समझें। और मुझे सबसे रोमांचक, और मैंने लिखा भी है जो न्यूज़ 18 की वेबसाइट पे अभी लिखा था, कि मैं इंग्लैंड की एक स्टडी का पढ़ रही थी जिन्होंने बच्चों से और 13-14 साल के उम्र के छात्रों से ये स्टडी की थी और समझने की कोशिश की थी क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में था। और कुछ बच्चों ने कहा जो एकदम दिल को छूती है वो बात, उन्होंने कहा कि हमें ऐसी देश प्रेम या देशभक्ति ऐसे मत पढ़ाइए, ऐसे लेसन्स जहां हम ये सवाल ही नहीं उठा सके कि हमारे देश ने भी कुछ गलतियां की हैं। और जो उदाहरण उन्होंने दिया वो वाकई दिल को छूता है। उन्होंने कहा कि अगर हम ये पूछ ही ना सके
कि हमारे देश ने, इंग्लैंड ने 1947 में क्या सही नहीं किया था, जिस तरह से वो भारत से वापस आए थे लौटकर भारत को आजाद करके, क्योंकि अगर वो कुछ और कदम लेते तो शायद आज वहां पर दुनिया में या शायद वहां पर इतनी हिंसा और इतनी नफरत हमें आज देखने को नहीं मिलती, अगर हमारे देश ने अलग तरह के कदम उठाए होते। तो ये हमें इसलिए छूता है क्योंकि हम अपने 100 साल की बात करते हैं या 75 साल की बात करते हैं अपनी इंडिपेंडेंस, पर हम ये भी देखें कि वहां बैठे बच्चे भी ये सोच रहे हैं कि हमें देश प्रेम इस तरह मत सिखाओ कि हम आपके दिल की बात ना समझ सके, और आपके सिर्फ दिल की बात नहीं, ये पूरा इतिहास न समझ सके, उसको अलग नजरिए से न समझ सके। तो ये इस बात को सामने रखते हैं हम कि वो जो एम्पैथी, वहां भी टीचर्स ये कहते हैं कि इसका ये मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कई देशों के लोग आए हैं हमारे देश में जो पढ़ रहे हैं, और अगर हम सिर्फ पेट्रियोटिज्म की बात करें तो अक्सर वो इस तरह से बात आ जाती है कि भाई हम ठीक हैं, तुम ठीक नहीं हो, या हम प्यार करते हैं अपने देश से मगर तुम अपने देश से प्यार नहीं करते। आपने जैसे अभी कहा था कि हाँ, कई हमारे मित्र ही हैं, जैसे विनोद रायना की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने एजुकेशन में, राइट टू एजुकेशन के लिए बहुत संघर्ष किया, जब वो गुजरे थे तो उन्होंने भी कहा था कि जो मेरे शेष हैं उनको आधे को ले जाओ झेलम में, कश्मीर, क्योंकि वो वहां पैदा हुए थे, और आधों को होशंगाबाद ले जाओ, क्योंकि मुझे होशंगाबाद से उतना ही प्यार है, क्योंकि मैंने वहां काम किया है शिक्षा के लिए। तो इसलिए ये मेरी भूमि क्या है, मेरा देश क्या है, मुझे किससे प्यार है, ये हमारे में काफी मल्टीपल रूप से आ सकती हैं, और वो संवेदनाएं आए। और हम चाहते हैं कि ये इस तरह की भाषा कि भाई जब तक तुम्हें, अब जैसे अभी जब इस बोर्ड की बात की तो चीफ मिनिस्टर जी ने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि अगर बड़े होके बच्चे एक ट्रैफिक लाइट पार करते हैं तो उनको लगे कि उन्होंने भारत माता के साथ गद्दारी की है। अब ये क्यों इस तरह की भावना आए? एक तो भारत माता, किसी के लिए भारत माता हो सकती है, किसी के लिए भारत माता नहीं, कुछ और हो सकते। तो ये एक हिंदू आइडोलेट्री हम लाए सभी बच्चों के सामने, क्यों जरूरी है? और दूसरा, हमने गद्दारी क्यों किसी के साथ की है? हम किसी के लिए, हम अपने समाज के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए जब कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो किसी के साथ गद्दारी या किसी के साथ दुश्मनी या कोई दुश्मनी पैदा करके किसी दुश्मन को एक दो घूंसे लगा के हमें खुशी हो जाए या किसी के साथ गद्दारी ना कर दे, ये भावना पैदा करके एक अच्छी भावना लाना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बच्चों में अपनी बहुत एक नैतिक समझ होती है। जब हम बच्चों की नैतिक समझ का विकास, इसका अध्ययन करते हैं तो हम जानते हैं कि उनमें फेयर क्या है, कौन सी चीज न्यायपूर्वक है, शायद बड़ों से भी ज्यादा उनमें होती है। ये जो एकदम ऐसे देखना कि भाई उनको हम सिखाएंगे, ये भी कई बार बहुत घातक होती है, क्योंकि उनकी अपनी जो एक न्याय की भावना होती है या नैतिक सही और गलत क्या है, वो काफी संवेदना वाली होती है। और इसलिए पहले हम उनको समझ लें और फिर किसी के साथ गद्दारी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बच्चे हमसे ज्यादा आइडियलिस्टिक होते हैं। और हम जितने भी स्टडीज करते हैं हम देखते हैं कि वो हमको सिखा सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अपने बचपन की भी याद है, हमें अक्सर प्रार्थनाएं सिखाई जाती थी। बहुत बाद में पहल पत्रिका में एक कविता पढ़ी मैंने, एक बांग्ला कवि की, जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्चों को प्रार्थना करने से बचाओ। तो लेकिन जो प्रार्थना थी वो ये कि हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। तो एक 4 साल की बच्ची, उसमें कौन से दुर्गुण जिनको दूर करने की प्रार्थना उससे कराई जा रही है ईश्वर से, क्योंकि दुर्गुण तो बाद में चल कर आते हैं। जब आप लोगों के वोट लेना चाहते हैं
और वोट लेने के बाद आप उनकी तकलीफ की घड़ी में खुद खड़े नहीं होते, जैसा पिछले साल आम आदमी पार्टी सरकार ने किया, जिसे, और ये खुलकर ही कहा जाना चाहिए कि जिसे दिल्ली के कानून ने दिया, लेकिन जब मुसलमानों पर हमला हो रहा था तो आम आदमी पार्टी की सरकार उनके बगल में खड़ी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी वो हिंसा शांत कराने नहीं गई सरकार, और उसके बाद भी नहीं, बल्कि शाहीन बाग के खिलाफ दुष्प्रचार ही किया उन्होंने, यह कहकर कि शाहीन बाग भारतीय जनता पार्टी का। तो अगर नैतिकता की बात की जाए, देश प्रेम की बात की जाए, तो जो सरकार इसको लागू करने का दावा कर रही है, उसे स्वयं अपनी नैतिकता की परीक्षा करनी चाहिए कि वह अपने ही मतदाता के तकलीफ की घड़ी में या उनके संघर्ष की घड़ी में वह उनके साथ खड़ी नहीं हुई, तो फिर वह किस देश प्रेम की बात कर रही है या किस देशभक्ति की बात कर रही है? क्योंकि उसी देश के हिस्सा ये सारे लोग हैं जो नागरिकता के समान नागरिकता की लड़ाई लड़ रहे थे। यह भी बहुत है कि इसी बजट में यह कहा गया है, एक तरफ तो तिरंगे पर 500 तिरंगों के लिए बजट किया गया है, और उसके साथ भगत सिंह के लिए खास बजट अलग किया गया है, और भीमराव अंबेडकर के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए अलग बजट किया गया है। मैं इसलिए वो भाषण कर रहा था कि मैं देख सकूं कि ये किन छवियों को ला रहे हैं, और मैंने देखा कि उसमें बहुत ही सावधानी पूर्वक गांधी का नाम नहीं लिया गया है। तो आप भगत सिंह का नाम लेते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप गांधी का नाम बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। भगत सिंह का नाम भी अगर लें तो अनीता, आपको उनका वो लेख याद होगा जो उन्होंने बहुत कम उम्र में लिखा था, संभवतः जुलाई 1927 या 29 को कीर्ति के अखबार में, पत्रिका में छपा था, जिस लेख का शीर्षक है नए नए। और इस लेख में वे एक तरह से आम आदमी पार्टी को जवाब देते हैं या भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे रहे हैं, जिसमें वे ये कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का में एक संकीर्ण देशभक्ति है और जवाहरलाल नेहरू में खुला अंतरराष्ट्रीयतावाद। और वे पंजाब के नौजवानों को कहते हैं, हमें संकीर्ण देश प्रेम या देशभक्ति की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह जो विचार है संकीर्ण देशभक्ति है, यह हमें इस भुलावे में रखता है कि इस देश में सब कुछ अच्छा हो चुका था, जो कुछ भी हुआ वह अच्छा था, या पूरी दुनिया से यह बेहतर था। जबकि जवाहरलाल नेहरू यह कहते हैं, और यह भगत सिंह का लेख है, मेरा नहीं है, भगत सिंह ये कहते हैं कि नेहरू जी का कहना है, पंडित जी का, कि दुनिया के सारे देशों के पास कुछ अच्छी बातें हैं दूसरों को देने के लिए, तो इसलिए यह नहीं कहना चाहिए कि हमारे ही पास विशेष है। तो एक तो अगर भगत सिंह को भी वे पढ़ लें तो संभवतः देशभक्ति बजट प्रस्तावित नहीं करेंगे या देशभक्ति करिकुलम नहीं बनाएंगे, और दूसरे अंबेडकर साहब को भी पढ़ लें तो भी शायद ऐसा नहीं, क्योंकि अंबेडकर जिस शब्द से अंबेडकर को ऐतराज था वो कि आप यदि किसी की भक्ति करने लगते हैं, यह बात रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, देश की भक्ति मैं नहीं करना चाहूंगा आइडियलाइज करके, तो उससे मोहब्बत करना, अपने वतन से मोहब्बत करना एक अलग चीज है, और भक्ति सिखाना एक बिल्कुल अलग चीज है। उसके साथ ही एक दूसरी बात जिसकी तरफ ध्यान गया मेरा, और इसका कुछ पैकेज है, क्योंकि बजट में योग के लिए अलग से बजट दिया, और मुख्यमंत्री का भाषण में सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर 5-10 लोग 20-25 लोग भी मिलकर कहेंगे कि हमें योग करना है तो हम उनके लिए इंतजाम करें। अब योग इस देश में अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शांति के लिए तो करते रहें, उसके लिए अलग से सरकारी इंतजाम करना
और उसको देशभक्ति बजट से जोड़ना, इसमें लगभग वही चीज है जो इस देश की भारतीय जनता पार्टी जब आते ही उन्होंने योग दिवस घोषित किया और कहा कि सामूहिक तौर पर योग होना चाहिए। हम सारे लोग जानते हैं कि उसमें एक धोखा है, क्योंकि हम में से कई लोग अपने घर में योग करते हैं अनेक प्रकार से, और वे हर धर्म के हैं, लेकिन ये एक राष्ट्रीय या राष्ट्रवादी कार्य घोषित कर देते हैं तो एक खास विचारधारा वहां शामिल हो जाती है, और यह बहुत चिंताजनक है जो आपने शुरू में कहा था। तो ये पूरा पैकेज, तो राष्ट्रभक्ति बजट का पैकेज है, उसके पहले पाठ्यचर्या का पैकेज है। यह पैकेज, हम सब लोगों के मन में इस पैकेज को लेकर सवाल उठने चाहिए और हमें सरकार से सवाल करने चाहिए, क्योंकि अभी भी इस देश को जिस चीज की जरूरत है वह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, वैज्ञानिक संवेदना। हर चीज पर संदेह करो, हर चीज की परीक्षा करो, कोई भी कितना ही महान क्यों ना हो, कुछ कहे तो उस पर विश्वास न करो। यह बात महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, यह बात दूसरे तमाम लोग भी कहते हैं। तो इसकी जगह भक्ति को उत्साहित करना, भक्ति के लिए बजट बनाना, यह एक प्रकार से भारत के संवैधानिक प्रतिज्ञा से विचलन है। यही नहीं, हम देख रहे हैं कि स्कूलों में जब टीचर्स जो इन्हीं बच्चों के साथ दिन भर रहते हैं, जब वो सवाल कुछ पूछते हैं तो उनको नहीं पूछने दिया जा रहा इन्हीं दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में, बल्कि उनको पनिश भी किया जाता है अगर कोई वो सवाल भी रख दे कि ये ठीक नहीं है, न्यायपूर्वक नहीं है कि हम बच्चों को अलग अलग सेक्शंस में बिठा देते हैं कि आप तो कम बुद्धि वाले हो या आप पढ़ नहीं सकते, ये ज्यादा प्रतिभा वाले हैं। इस तरह का विभेदीकरण इन स्कूलों में हो रहा है। तो कहाँ ये किस तरह का यहाँ तो हम इतना विभेदीकरण करें और उधर हम बात करें न्याय की और देशभक्ति की, तो इसलिए ये कहीं एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं रखते। और आपने सही कहा, भक्ति नहीं, सवाल हम कब से बात कर रहे हैं शिक्षा में इतने दशकों से कि सवाल उठाना, समझ बनाना, गहराई से समझ बनाना, और फिर इस तरह बह नहीं जाना कि किसी और ने कुछ कह दिया और आपने अपने भावनाओं से उसको देखा, आपने अपने तर्क से नहीं उसको परखा। तो जहाँ टीचर्स को भी उस तरह की खुली छूट ना हो, बच्चों को भी बिल्कुल अलग अलग दायरों में बिठा दिया जाए कि तुमको कम समझ की चीज पढ़ाई जा रही है, तुमको हम ज्यादा क्रिएटिव चीज पढ़ाएंगे, तो ये मुझे लगता है कि हम इससे और कहीं अलग अपेक्षाएं रखते हैं। और ये छोटी सी एक सिस्टम है, इसमें कम स्कूल है, हम बहुत अच्छा यहाँ काम देख सकते हैं। तो एक शुरुआत ये करते हैं कि हाँ, हमने स्कूलों को अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, अच्छे कमरे दिए, कुछ लाइब्रेरी दी, पर हम पढ़ाई किस तरह से कराएं, हम बच्चों को किस तरह से तैयार करें, उसमें अभी हमें बिल्कुल एक अलग दिशा की जरूरत है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अनीता, और हम सब लोग इस पर विचार करें। हमें सरकारें ये कहती हैं कि वे हमारे भीतर करेंगी, तो वे हमारा अपमान कर रही हैं या वे हमारा सम्मान कर रही हैं। हम सरकार बनाते हैं, सरकार हमको नहीं बनाती है। हम राज्य को बनाते हैं, राज्य हमें नहीं बनाता है। फिर जब राज्य यह दावा करने लगे कि वह हमें गढ़ेगा, तो हमें खड़े होकर यह कहना चाहिए कि हम खुद को गढ़ते हैं, इजाजत हम आपको नहीं देते हैं। शिक्षा का यही मकसद है, और इस दृष्टि से कोई भी सरकार हो, कोई भी दल हो, उसके हर दावे की परीक्षा करना बहुत आवश्यक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अनीता रामपाल की, आपने हमसे बात, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।